हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ई फीस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक अल्फा पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और एक पॉइंट ए है जो कि इस सर्कल के सेम प्लेन में लाई कर रहा है, और ये डिस्टेंस 2r है। तो पॉइंट ए बोला है कि अब बोला कि मिनिमम टाइम इंटरवल जब पॉइंट ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड कर रहा है वो टी है। वो जो जीरो मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्ड करेगा वो एक तो इस पॉइंट पे करेगा और एक इस पॉइंट पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के अलोंग है। और ये जो टाइम है बोले कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टी है। अब ये उस सर्कल का रेडियस होगा। हम इस ट्राइंगल से ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री आ जाएगा। और ये टाइम दिया हुआ है कि टी है। तो पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाई टी। थीटा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना कवर किया, 2π/3, और टाइम टी है, टी है, तो ओमेगा आ जाएगा 2π/3t। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एक चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी, फोर्स इतना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इतना, और ये फोर्स जीरो होना पड़ेगा नेट। तो पहले तो हम लोग v क्रॉस b निकाल लेंगे। जब हम लोग v क्रॉस b निकालेंगे तो v दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप, क्रॉस b दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3k कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा माइनस के कैप, एंड जे कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा आई कैप। ये ये आ जाएगा v क्रॉस b। अब देखो इनका सम, ये टर्म जीरो होना चाहिए। ये टर्म जीरो तब होगा जब v क्रॉस b का जो वैल्यू होगा, e का वैल्यू एग्जैक्टली इसका नेगेटिव है। तो e कितना हो जाएगा, e में आई कैप का टर्म आएगा -3 आई कैप, जे कैप 3 जे कैप, 2 के कैप। एग्जैक्टली इस v क्रॉस b का नेगेटिव होगा तब जाके ये टर्म जीरो बनेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब ये a है, ये b है, और ये c है। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 9 + 9 + 4 दैट इज 22। तो हमारा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन मैच होगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और हमें इस सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसका साइड दिया हुआ ए है। तो हम यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा a/2√3, और ये एंगल आएगा 60 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आएगा। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/4πr। r मतलब ये डिस्टेंस जो कि a/2√3 है, अपॉन साइन थीटा 1 मतलब 60 डिग्री, प्लस साइन थीटा 2 वो भी 60 डिग्री है, तो दोनों 60 डिग्री है, तो 2 × 3/2। अब ये फील्ड तो सिर्फ इस साइड की वजह से आया, बाकी दोनों साइड की वजह से भी इतना ही फील्ड आएगा, और सबका डायरेक्शन भी सेम आएगा, तो × 3 कर देंगे हम। बस यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा आंसर 9 μ0I/2πa।
जो कि है सेकंड ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ये वायर ऐसे इन्फिनिटी है, बट ये वायर बोला कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हुआ है। ये डिस्टेंस है b और हमें इस पॉइंट का फील्ड ढूंढना है। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है a है, तो वही सेम इस पॉइंट पे फील्ड ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि a है, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब यहाँ पे ये जो वायर है ना, एक तो ये वाला बना रहा है थीटा, और दूसरा ये इंफिनिटी पे जा रहा है, फिर ये दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 2 तो 90 डिग्री है, और थीटा 1 ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए उसको माइनस थीटा डालेंगे, तो साइन थीटा 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, मतलब उसमें माइनस थीटा डालेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल से डाल देंगे हम, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये हमारा आया सेकेंड ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ सम। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होता है? तो वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा सर्कुलर होता है, तो सारे केस में सर्कुलर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन। एक डिस्क है जिसके पास नेगेटिवली चार्ज है, और इस डिस्क को हम लोग ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो पूछा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज डिस्क का और ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो इस प्लेन से राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे तो बाहर की तरफ होगा। राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, बाहर की तरफ आएगा, फिर यहाँ से बाहर आके फिर बाहर से ऐसे कर्ल होके यहाँ इस प्लेन में तो बाहर की तरफ होगा, फिर यहाँ से बाहर आके फिर यहाँ से ऐसे आके कर्ल होके यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगा, तो इनटू द प्लेन होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सेवेंथ क्वेश्चन। कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है और चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग में जो करंट फ्लो होता है वो इतना फ्लो होता है, और इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया एल एन आई और टाउ के बीच में, तो हम लोग यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, तो एल एन आई इज इक्वल टू एल एन आई नॉट, और यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू होगा ई बाई आर माइनस 1/RC इंटू टी। अब वो हमें ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है दोनों का सेम है, मतलब E1/R1 विल बी इक्वल टू E2/2। और ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि स्लोप 2 का ज़्यादा है। अब स्लोप 2 का ज़्यादा है, तो ये टर्म 2 का ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर 1 का ज़्यादा होगा, सो R1C1 इज इक्वल टू R2C2। अब बोला कि जितने भी ऑप्शन गिवन है उसमें से एक पैरामीटर सेम है और दो पैरामीटर अलग है। तो जैसे पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अगर V1 V2 सेम है, मतलब E1 E2 सेम है, तो फिर R1 R2 भी सेम हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वैसे ही एक ऑप्शन है कि जब C1 C2 सेम है, तो अगर C1 और C2 इक्वल हो गया, तो यहाँ से दिख रहा है कि R1 R2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि C1 C2 इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब R1 अगर R2 से ज़्यादा है, तो V1 भी V2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो न्यूमरेटर को भी ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये वाला जो हमारा है ना,
मैंने एक चीज़ गलत कर दिया, यहाँ पे स्लोप जो है वो 1 का ज़्यादा है, तो RC 2 का ज़्यादा होगा, ये 2 का ज़्यादा है, सॉरी। तो जो RC है वो 2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1। अब अगर C1 C2 इक्वल हो गया तो C1 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 विल बी ग्रेटर देन R1 एंड V2 विल बी ऑल्सो बी ग्रेटर देन V1। ये हमारा आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलेनोइड का एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो होता है B²/2μ0। और मैग्नेटिक फील्ड बोला है कि अब ये एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकालना है मिडल और एंड पे। तो हमें पता है कि मिडल में अगर फील्ड 1 होता है ना, जैसे μ0 Ni, तो एंड में होता है μ0 Ni/2, तो हाफ होता है। तो फील्ड यहाँ का 1 और यहाँ का हाफ है, तो अब बी का स्क्वायर है, तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ का 1 होगा, तो यहाँ का एनर्जी डेंसिटी 1/4 होगा। अब इसका रेशियो लेंगे तो फिर 4:2 आ जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाथ पॉसिबल नहीं है चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में? तो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा है पॉसिबल है, सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा है पॉसिबल है, हेलिकल भी पॉसिबल है, फिर बचा पैराबोलिक, तो पैराबोलिक पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सम, टाइम पीरियड का रेशियो गिवन है 1:2 है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा? अब टाइम पीरियड जो होता है ना वो होता है 2πm/qb। तो टाइम पीरियड का रेशियो पता है, तो m और q का एक रिलेशन पता है हमें, बट इनका वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकता है, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का टर्म आता है, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालेंगे ना, तो वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ टाइम पीरियड देख के नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का भी टर्म आ रहा है। तो इट कैन हैव एनी वैल्यू, उसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 11th सम, 11th सम में ये एक रॉड है, इसके नीचे यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और इस रॉड में करंट फ्लो हो रहा है I। अब मैग्नेटिक फील्ड भी है अंदर की तरफ, तो पूछा कि जब इक्विलिब्रियम होगा तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा। तो यहाँ पे एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा BIL, और एक mg लगेगा, और ये दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स को बैलेंस कर देंगे, तो 2kx को इक्वल होना पड़ेगा बिल -mg, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। अब ये जो x आया, ये इसका एलोंगेशन आया, और इन्होंने इसका लेंथ पूछा है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, नेचुरल लेंथ प्लस एलोंगेशन। तो यहाँ से हमारा पहले तो एलोंगेशन देख लेते हैं, एलोंगेशन कितना आया हमारा, BIL-mg/2k, ये तो एलोंगेशन आया, तो लेंथ कितना हो जाएगा प्लस नेचुरल लेंथ ऐड कर देंगे, तो ये लेंथ आ जाएगा। तो वो हमारा आया सेकंड ऑप्शन, इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 12th सम, 12th सम में लिखा हुआ है कि ये जो बैटरी है इसका EMF 20 वोल्ट है, ये कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड का है, एंड ये कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड का है। अब बोला कि पहले ये स्विच ओपन था और यहाँ पे स्विच क्लोज था, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर के पास चार्ज आएगा CB, जो कि आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम।
तो इस बैटरी से 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो होगा। फिर बाद में इस स्विच और इस कैपेसिटर के पास भी चार्ज 120 माइक्रोकूलम आ जाएगा। बाद में हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया और इस स्विच को ओपन कर दिया। तो अब पूछा है कि फाइनल चार्ज कितना बताना है। उसके अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू गिवन है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है टोटल चार्ज डेट इज फ्लोन थ्रू बैटरी इज 120 माइक्रोकूलम। तो ये देखो 120 माइक्रोकूलम यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको जैसे ओपन करोगे, इसको क्लोज करोगे, उसके बाद यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इससे चार्ज बैटरी के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है जब ये स्विच क्लोज था और ये ओपन था, और वो 120 माइक्रोकूलम फ्लो हो रहा है। जब इसको ओपन कर दोगे, इसको क्लोज करोगे, तो उसके बाद बैटरी के से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? 120 माइक्रोकूलम। वो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो वो करेक्ट है। अब फर्स्ट करेक्ट आ गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल चॉइस है। नेक्स्ट 13 सम। 13 सम में बोला कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड है L और B, और ये XY प्लेन में रखा हुआ है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है बट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है आई कैप, जे कैप, के कैप में। तो पूछा कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे ना ये जो लूप है ये XY प्लेन में है, तो इसको सिर्फ Z डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा, और Z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 50 है, कांस्टेंट है। अब Z डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। अब फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और चार्ज इसके पास q है, और इस रिंग को हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो पूछा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वो कंसेप्ट लगा लेंगे कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डिवाइडेड बाय इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो q/2m होगा। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा I इंटू ओमेगा। I इस एक्सिस के अबाउट होगा mr²/2 इंटू ओमेगा। यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा q⍵r²/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन सर्किट में स्विच को क्लोज किया t=0 पे, तब हमें बाकी सब बताना है। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज, बट उसमें आगे कुछ लिखा ही नहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, चलो पहले तो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच है जिसको t=0 में हमने क्लोज किया। ये रेजिस्टेंस R3 है, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये है R1, और ये है इंडक्टर। तो पहले लिखा t=0 में R1 से करंट जीरो होगा सेकेंड ऑप्शन में, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि t=0 पे ये वाला करंट तो फ्लो हो ही सकता है, यहाँ पे बीच में कोई इंडक्टर नहीं है। तो t=0 में R1 के थ्रू करंट फ्लो होगा, तो वो गलत है। अब t=0 में यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगा तो बैटरी के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, तो बैटरी का जो पावर होगा VI वो भी ज़ीरो नहीं होगा। इन्होंने थर्ड ऑप्शन में बोला कि वो ज़ीरो है, तो वो भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है करंट फ्रॉम सोर्स एट t=0 विल बी स्मॉलर देन
द करंट लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अब t इज इक्वल टू 0 का अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पे ये इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो जो करंट फ्लो होगा वो फ्लो होगा E बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R3। और फिर जब t इक्वल टू इन्फिनिटी का करंट निकालेंगे तो ये इंडक्टर वायर की तरह बिहेव होगा। अब जब ये वायर की तरह बिहेव होगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, और हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ना वो कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और फिर उसको इसके साथ सीरीज में कर देंगे तो ये जो नेट रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम हो गया तो फिर करंट होता है E बाय आर। अब आर का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इनिशियली इससे कंपेयर करोगे तो फाइनली करंट ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसमें बोला कि इनिशियली कम होगा और फाइनली ज़्यादा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे इनिशियली तो ये इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो फिर ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, करंट से ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। अब स्टेडी स्टेट का देखेंगे तो ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, अब पैरेलल में जब कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कम आ जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। 16th question. The rate of change of current in the inductor is initially. यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो इतना फ्लो होता है, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, जहाँ पे जो R होता है वो R इक्विवेलेंट होता है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग बैटरी को वायर से रिप्लेस कर देते हैं और इंडक्टर को ओपन सर्किट मान लेते हैं। देखो, मैंने बैटरी को वायर मान लिया और इंडक्टर को ओपन सर्किट मान लिया और इसके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो ये R और R पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, R/2, तो ये करंट आ जाएगा इंडक्टर का। जहाँ पे I0 जो है वो स्टेडी स्टेट का करंट है। अब स्टेडी स्टेट में तो इंडक्टर वायर की तरह बिहेव करता है, अब इंडक्टर वायर की तरह बिहेव करेगा तो फिर करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में वायर कनेक्टेड है, तो सारा करंट वायर से चला जाएगा। तो करंट कितना फ्लो होगा इंडक्टर के थ्रू, E/R। तो I0 का वैल्यू है E/R। तो ये हमारे इंडक्टर का करंट आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट इन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। और t इज इक्वल टू 0 का पूछा है तो यहाँ पे t का वैल्यू 0 डालेंगे तो इस पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा E/2L, जो कि दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और ये पैराबोला के शेप में है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना कैसा भी वायर हो उसको हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्ट्रेट मान लेते हैं, उसका वेक्टर लेंथ ले लेते हैं। अब इस पॉइंट का x दिया हुआ 2 है, अब इस पैराबोला की इक्वेशन में हम x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे
x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी 2 आ जाएगा। तो ये जो इसका पॉइंट का y है, मतलब ये डिस्टेंस, ये 2 आ गया, तो इस पूरे वायर का लेंथ हो जाएगा 4। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बाहर की तरफ 4 है, और करंट ऐसे मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा L क्रॉस बी। तो यहाँ पे L डाउनवर्ड डायरेक्शन में, B अब बाहर की तरफ है, तो L क्रॉस बी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू होगा BIL। B का वैल्यू 4 है, I का वैल्यू भी 4 है, और L का वैल्यू 2 है। तो ये जो हमारा फोर्स आया वो -32 आई कैप आ गया नेगेटिव x डायरेक्शन में, जो कि दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सम में एक रॉड है जिसका लेंथ है 2 मीटर 0 डिग्री सेल्सियस में, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दिया हुआ है 3x + 2 × 10⁻⁶। तो वो जो है ना 3x + 2 × 10⁻⁶, मतलब अल्फा अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है, अल्फा वेरी कर रहा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस में इसका लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे ना अल्फा वेरी कर रहा है, तो हम डायरेक्टली पूरे रॉड का एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस रॉड में ना एलिमेंट लेंगे x डिस्टेंस में dx थिकनेस का। अब इस एलिमेंट का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, उसको मैं dl से लिख देता हूँ। और लेंथ कितना इंक्रीज होगा, n0 अल्फा डेल्टा t। n0 मतलब इसका ओरिजिनल लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस में, जो कि dx है। अल्फा इन्होंने दे रखा है 3x + 2 × 10⁻⁻⁶, और L0 अल्फा dt टेम्परेचर है, डी स्मॉल टेम्परेचर का चेंज है dt। अब टेम्परेचर, अभी यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, x भी है t भी है। तो पहले जब हम लोग टेम्परेचर 0 से t तक इंक्रीज करेंगे सिर्फ इसी एलिमेंट का, तो फिर x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और dt का इंटीग्रेशन डेल्टा t हो जाएगा, जो कि गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये dt हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो एलोंगेशन है वो तो इस रॉड का आया, इस एलिमेंट का आया। अब पूरे रॉड का एलोंगेशन कैसे निकालेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके, यहाँ पे दिया हुआ है कि x सेंटीमीटर में है, तो पूरा रॉड का लेंथ 2 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो हमारा टर्म आ जाएगा ना, ये पूरे रॉड का एलोंगेशन आ गया। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 20 × 10⁻⁶, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा 3/2 × x² का वैल्यू हो जाएगा 4 के आगे 4 0 आएगा, प्लस 2 फिर से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और x में लिमिट्स डालेंगे तो ये 200 आ जाएगा। ये हमारा आ गया 60,000 और ये आ गया 400। 60,000 + 400 होगा 60,400। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये जो हमारा एलोंगेशन है ना, इसमें एक सेंटीमीटर में था और हमने भी वैल्यू सब सेंटीमीटर में डाला, तो ये सेंटीमीटर में आया। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा एलोंगेशन इतना आ गया मीटर में। ये वैल्यू हो जाएगा 0.01208 डेसिबल में मीटर में। अब ये इसका एलोंगेशन है, इनिशियल लेंथ 2 मीटर था, इतना एलोंगेट हुआ, तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा 2.01208 मीटर, जो कि है थर्ड ऑप्शन।
इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। 19 सम 19 सम में दिया हुआ स्पेसिफिक हीट इतना है, तो कितना हीट एनर्जी चाहिए एक यूनिट मास का टेम्परेचर को 1 केल्विन से 2 केल्विन करने के लिए। तो हमें पता है कि डी क्यू किसके इक्वल होता है, एम एस डी टी। यूनिट मास है तो एम वन है, एस का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है टी क्यूब और डी टी डी टी है। अब इसको हमें 1 से 2 का निकालना है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स 1 से 2 का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बाई, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, नीचे 4 आएगा, यहाँ पे टी टू दी पावर 4 आएगा, उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 15a/4, जो कि है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, सबका कैपेसिटेंस गिवन है 1 है। यहाँ पे भी 3 कैपेसिटर है और एक बैटरी है, तो ये सारे कैपेसिटेंस गिवन है 2 है, और इसको अर्थिंग कर रखा है हमने, यहाँ पे इसको अर्थिंग कर रखा है, तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो बाकी सबका पोटेंशियल बताना है, तो हम लोग सबका पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ पे जब स्टेडी स्टेट, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इस सर्किट का चार्ज इसी सर्किट में फ्लो होगा, इस सर्किट का चार्ज इसी सर्किट में फ्लो होगा, यहाँ से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये जो 10 वोल्ट है ना, ये इस तीनों कैपेसिटर में ड्रॉप होगा, तो इसमें भी 10/3 होगा, इसमें भी 10/3 होगा, इसमें 10/3 होगा। तो इस कैपेसिटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10/3 होगा, यहाँ पे भी 10/3 होगा और यहाँ पे भी 10/3 होगा। ये देखो पॉजिटिव, हाई हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव प्लेट होगा और ये नेगेटिव प्लेट होगा। सिमिलरली ये 5 वोल्ट इस तीनों कैपेसिटर में ड्रॉप होगा, तो इस तीनों कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 5/3 और 5/3 आएगा, और ये पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये हाई पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। बस अब हम पोटेंशियल लिख देंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, हम लो से हाई जा रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 5/3, फिर वापस से लो से हाई जा रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10/3। अब जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो हाई से लो जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 10/3 -6, क्योंकि हम हाई से लो जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ये आ जाएगा ये पोटेंशियल 8 वोल्ट गिवन है, तो 10/3 -8 होगा, ये आ जाएगा -14/3। अब ये -14/3 आ गया, अब हम वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से हाई से लो जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा -14/3 -10/3, डेट इज -8 आ जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, हमारा सी ऑप्शन मैच हो रहा है। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 10/3 वोल्ट है, जो कि करेक्ट आ गया, बाकी एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 बोले, उसमें है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना है, रॉड इतना है, रॉड वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है और उसका लेंथ है 5 मीटर, और रॉड जो मूव कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो हमें पता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो बीवीएल होता है, जिसमें बी वी और एल तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एल वाई के अलॉन्ग है, वी एक्स के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला लेना है हमें, जेड के अलॉन्ग वाला, जो कि 5 है। तो ईएमएफ हो जाएगा पी इंटू वी इंटू एल, 25 वोल्ट।
इसका आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें यहाँ पे सामने दिख रहा है कि ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो ये 5 हो जाएगा। अब ये पूरा रेजिस्टेंस 5 की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे एक 5 का सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये 5 और 5 सीरीज में है, तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 और 10 पैरेलल में है, तो ये फिर से 5 हो जाएगा। तो ये पूरा ऊपर वाला रेजिस्टेंस ना 5 की तरह बिहेव करेगा। अब ये 5 और 5 सीरीज में है, तो फिर से 10 हो जाएगा। फिर से ये 10 और 10 पैरेलल में, तो 5 हो जाएगा। तो ये पूरा रेजिस्टेंस 5 की तरह बिहेव कर रहा है। फिर से ये 5 और 5 सीरीज में है, तो फिर से 10 हो जाएगा, और 10 और 10 पैरेलल में फिर से 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। सर्किट कुछ ऐसा बनाओ। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। सब रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है। हम लोग इसका पोटेंशियल सी एज्यूम कर लेते हैं। अब ये पॉइंट का भी पोटेंशियल सी होगा, और इसका पोटेंशियल डी एज्यूम कर लेता है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल भी डी होगा। तो हमारे पास 4 पोटेंशियल पॉइंट्स आ जाएंगे, ए, बी, सी और डी। और हमें इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकालना है। तो हम लोग सारे रेजिस्टेंस को दिखा देंगे। ये रेजिस्टेंस बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, 15 ओम। ये दोनों सीरीज में है और सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये है 25 ओम। ये दोनों भी सीरीज में है और सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हो गया 50 ओम। ये दोनों भी सीरीज में है और ये सी और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो सी और डी के बीच में दो 50 कनेक्टेड है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये 50 और 50 पैरेलल में 25 बन जाएगा। और ये रेजिस्टेंस गिवन है 10 है, और ये ए और डी के बीच में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 10। अब ये 25 और 25 पैरेलल में है, तो ये 25/2 हो जाएगा, दैट इज 12.5। अब ये तीनों सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 37.5 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 37.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। यहाँ पे गिवन है कि ये पॉइंट बी है
और ये पॉइंट ए है, हम लोग इस पॉइंट को सी मान लेंगे और इस पॉइंट को डी मान लेंगे। तो हमारे पास फिर से वही 4 पॉइंट आया, ए, बी, सी और डी। फिर से हम लोग दिखाएंगे ये कैपेसिटेंस ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर ए और डी के बीच में कनेक्टेड है 2, ये 6 और 3 सीरीज में है तो 2 बन जाएगा क्योंकि पैरेलल वाला फॉर्मूला आता है। और ये बी और सी के बीच में कनेक्टेड है 2, ये 4 बी और डी के बीच में कनेक्टेड है और ये 5 सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये सामने दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो फिर ये कैपेसिटर को हम लोग हटा देंगे। अब 1 और 2 सीरीज में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2/3। और ये 4 और 2 भी सीरीज में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/6, दैट इज 4/3। ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा सी इक्विवेलेंट आ जाएगा इस दोनों का सम, दैट इज 6/3, दैट इज 2। इसका करेक्ट आंसर है 2। नेक्स्ट इज 25। इसमें कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है स्टेडी स्टेट में। तो हमें पता है कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं होता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो हम कैपेसिटर को हटा देंगे। ये है 10 वोल्ट 1 ओम। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि ये तीनों सीरीज में है तो 6 हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा, फिर से ये तीनों सीरीज में है तो 6 हो जाएगा, फिर से 6 और 3 पैरेलल में है तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 और ये इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तीनों सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 ओम। तो इसका आंसर आएगा 5। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके बाय।